Ananganan Nazi Solosen Telitzig Deutsche de Atina Yeramaiano Sadie Alice Effe Elani Fantenarian Sizie Arsiche Yaskin Wardes der Kai Redi Serie Tiere आन बोरा नाम फ्रेडरिक स्किनर था। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद मनोवैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म दीज महाराज शहर के एक छोटे से शहर सस्कुहन्ना में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी, जिन्होंने उन्हें एक स्थिर और पारंपरिक परिवेश प्रदान किया। बचपन से ही स्किनर की रुचि मशीनी चीजों और आविष्कारों में थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के लिए तरह तरह के खिलौने और उपकरण बनाते रहते थे। उन्होंने हैमिल्टन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां उन्होंने एक लेखक बनने का सपना देखा था। साहित्य में अपना करियर बनाने के असफल प्रयास के इसी दौरान उन्होंने इवान पावलोव और जॉन बी वॉटसन जैसे व्यवहारवादियों के कार्यों को पढ़ा, जिससे उनकी मनोविज्ञान में रुचि जागृत हुई। उन्होंने महसूस किया कि मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन उनके लिए सही मार्ग था। इसलिए उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग की नींव रखी। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि व्यवहार उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है। इनका मानना था कि जिन व्यवहारों के सकारात्मक परिणाम होते हैं, उनकी भविष्य में होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके जिन व्यवहारों के नकारात्मक परिणाम होते हैं, उनकी संभावना कम हो जाती है। अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक विशेष उपकरण का आविष्कार किया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष या स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक छोटा नियंत्रित वातावरण था, जिसमें एक जानवर, आमतौर पर एक चूहा या कबूतर, नाम हो से अंदर एक लीवर या एक कुंजी होती थी, जिसे दबाने पर जानवर को भोजन या पानी के रूप में एक पुरस्कार मिलता था। ठहर सकते हैं। चूहा बॉक्स में घूमता था और गलती से लीवर दब जाता था। लीवर दबने से उसे भोजन की एक गोली मिलती, जो एक सकारात्मक पुनर्बलक रेनफोर्सर का काम करती थी। चूहे ने यह सीख लिया कि लीवर दबाने से भोजन मिलता है। इस प्रक्रिया को स्किनर ने शेपिंग कहा, जिसमें वांछित व्यवहार को धीरे धीरे ढाला जाता है। स्किनर ने पुनर्बलन की विभिन्न अनुसूचियों शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट का भी अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि निरंतर पुनर्बलन हर बार व्यवहार के लिए पुरस्कार तेजी से सीखने की ओर ले जाता है। हालांकि आंतरायिक पुनर्बलन कभी-कभी पुरस्कार व्यवहार को विलुप्त होने के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। तिहार के काम ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उन्होंने शिक्षण मशीन, टीचिंग मशीन और क्रमादेशित निर्देश प्रोग्राम विद इंस्ट्रक्शन का विचार प्रस्तावित किया। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें छात्रों को छोटे छोटे चरणों में जानकारी प्रस्तुत की जाती थी। प्रत्येक में सही के बोर्ड के मैदानों नहीं होने सही उत्तर देने पर तत्काल प्रतिक्रिया और पुष्टि मिलती थी, जो एक पुनर्बलक के रूप में कार्य करती थी। यह छात्रों को अपनी गति से सीखने की अनुमति देता था। के विचारों का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य उपचार, विशेष रूप से व्यवहार चिकित्सा में भी किया गया। टोकन इकोनॉमी जैसी तकनीकें, जहां अच्छे व्यवहार के लिए टोकन दिए जाते हैं, सीधे उनके सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन टोकन को बाद में
पुरस्कारों या विशेषाधिकारों के लिए बदला जा सकता है। यह प्रणाली संस्थानों में व्यवहार को प्रबंधित करने में बहुत प्रभावी साबित हुई है। स्किनर ने अपने सिद्धांतों को समाज पर भी लागू करने का प्रयास किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक वाइल्डन टू वाइल्ड में उन्होंने एक ऐसे काल्पनिक यूटोपियन समुदाय का वर्णन किया है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांतों पर चलता है। सामाजिक समस्याओं को व्यवहार इंजीनियरिंग के माध्यम से हल किया जाता है। हालांकि स्किनर के विचारों की कड़ी आलोचना भी हुई। आलोचकों का तर्क था कि उनका दृष्टिकोण मानव व्यवहार को बहुत अधिक सरल बनाता। उन्होंने कहा कि स्किनर स्वतंत्र इच्छा, भावनाओं और आंतरिक मानसिक अवस्थाओं की भूमिका को नजरअंदाज करते हैं। स्किनर को कट्टरपंथी व्यवहारवादी रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जाता था क्योंकि उनका मानना था कि सभी व्यवहारों को बाहरी देखने योग्य कारणों से समझाया जा सकता है। उन्होंने मन या चेतना जैसे आंतरिक निर्माणों को अवैज्ञानिक माना। भाषा की विकास पर उनके जैसा कि उनकी पुस्तक वर्बल बिहेवियर में उल्लिखित है कि नोम चोम्स्की द्वारा प्रसिद्ध रूप से आलोचना की गई थी। चोम्स्की ने तर्क दिया कि भाषा केवल सीखी नहीं जाती है, उनके काम ने मनोविज्ञान को एक अधिक कठोर और वैज्ञानिक अनुशासन बनाने में मदद की। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारा पर्यावरण हमारे व्यवहार को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। उनके सिद्धांत आज भी पशु प्रशिक्षण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। कुत्तों, डॉल्फिन और यहाँ तक कि सर्कस के जानवरों को भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट का क्षेत्र भी उनके काम से निकला है। कंपनियां कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सुदृढ़ीकरण सिद्धांतों का उपयोग करती हैं। स्किनर ने अपनी बेटी के लिए एयरक्रिब नामक एक नियंत्रित पालना भी बनाया था। यह एक तापमान नियंत्रित ध्वनि रोधी और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ लोगों ने सोचा कि यह एक अमानवीय प्रयोग था, लेकिन स्किनर का इरादा अपनी बेटी के लिए एक बेहतर वातावरण बनाना था। उन्होंने कबूतर निर्देशित मिसाइल बनाने की एक परियोजना पर भी काम किया, जिसे प्रोजेक्ट पिजन कहा गया। विचार यह था कि कबूतरों को एक लक्ष्य पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाए जो मिसाइल को निर्देशित करेगा। हालांकि यह परियोजना अंततः रद्द कर दी गई, लेकिन यह उनके सिद्धांतों के कट्टरपंथी अनुप्रयोग का एक उदाहरण था। एक विपुल लेखक थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 2 से अधिक पुस्तकें और 88 से अधिक लेख प्रकाशित किए। उनकी पुस्तक बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि स्वतंत्रता और गरिमा जैसी पारंपरिक धारणाएं भ्रामक है। उनका मानना था कि हमारा व्यवहार हमेशा पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, चाहे हम इसे महसूस करें या ना करें। एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें अपने पर्यावरण को डिजाइन करना चाहिए, ना कि केवल लोगों के मन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले भी उन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को एक भावुक भाषण दिया था। चाहे आप उनके निष्कर्षों से सहमत हो या असहमत, मनोविज्ञान पर उनके गहरे प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने व्यवहार के अध्ययन को एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। पुनर्बलन का सिद्धांत आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रासंगिक है। जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस देती है, तो वह स्किनर के सिद्धांतों का उपयोग कर रही होती है। जब एक शिक्षक एक छात्र को अच्छे ग्रेड के लिए स्टार देता है, तो
तो यह भी एक प्रकार का पुनर्बलन है। दंड की अवधारणा भी उनके ढांचे का हिस्सा है, हालांकि उन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन को प्राथमिकता दी। ये स्किनर का मानना था कि दंड अवांछित व्यवहार को दबा सकता है, लेकिन यह सिखाता नहीं है कि क्या करना है। उन्होंने तर्क दिया कि सकारात्मक दृष्टिकोण व्यवहार को आकार देने के लिए अधिक शक्तिशाली और नैतिक है। उनके काम ने हमें यह समझने में मदद की कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे तोड़ी जा सकती हैं। कई स्व सहायता कार्यक्रम और व्यसन उपचार व्यवहार संशोधन के सिद्धांतों पर आधारित है। स्किनर का कट्टरवाद आज भी मनोवैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। क्या हम वास्तव में अपनी पसंद में स्वतंत्र हैं या हम अपने पर्यावरण और इतिहास के उत्पाद हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे स्किनर ने साहसपूर्वक संबोधित किया। उन्होंने अपने व्यवहार के कारणों को बाहर देखने के लिए चुनौती दी। उनके अनुसार वास्तविक परिवर्तन पर्यावरण को बदलकर आता है। स्किनर की विरासत जटिल और बहुआयामी है। वह एक एक कठोर वैज्ञानिक और एक साहसी विचारक थे। उनका काम हमें मानव होने के अर्थ पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। के जनक के रूप में उन्होंने मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। स्किनर ने अपने प्रयोगों में सटीकता और वस्तुनिष्ठ माप पर बहुत जोर दिया। उन्होंने संचयी रिकॉर्डर कुमुलेटिव रिकॉर्डर का आविष्कार किया, जो समय के साथ प्रतिक्रियाओं की दर को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करता था। यह उपकरण व्यवहार के पैटर्न का एक दृश्य और तत्काल प्रतिनिधित्व प्रदान करता था। मनोविज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान होना चाहिए, दर्शन या आत्मनिरीक्षण नहीं। उन्होंने व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज करने की मांग की, ठीक उसी तरह जैसे भौतिक विज्ञानी ब्रह्मांड के नियमों की खोज करते हैं। उनके दृष्टिकोण की एक और आलोचना यह थी कि यह जानवरों के अध्ययन पर बहुत अधिक निर्भर था। आलोचकों ने तर्क दिया कि मानव व्यवहार जानवरों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है, जिसमें संस्कृति और भाषा जैसी चीजें शामिल हैं। स्किनर ने जवाब दिया कि व्यवहार के मूल सिद्धांत सभी प्रजातियों पर लागू होते हैं। उन्होंने भाषा को मौखिक व्यवहार बेरबल के रूप में देखा, जिसे अन्य व्यवहारों की तरह ही पुनर्बलन द्वारा आकार दिया जाता है। जब एक बच्चा दूध कहता है और उसे दूध मिलता है, तो उस शब्द का उपयोग करने की संभावना बढ़ जाती है। यह दृष्टिकोण रचनात्मकता और उपन्यास वाक्यों के निर्माण की व्याख्या करने में विफल रहने के लिए आलोचना की गई। स्किनर ने अपने जीवन के अंत में भी अपने सिद्धांतों का दृढ़ता से बचाव किया। उन्होंने संज्ञानात्मक क्रांति कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की आलोचना की, जो मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर फिर से जोर देती थी। उन्होंने इसे विज्ञान के लिए एक कदम पीछे माना, जो फिर से गैर अवलोकन योग्य घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। आज अधिकांश मनोवैज्ञानिक एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाते हैं जो व्यवहार और संज्ञान दोनों को एकीकृत करता है। वे मानते हैं कि हमारे विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं और हमारा व्यवहार हमारे विचारों को प्रभावित करता है। स्किनर का योगदान आधारभूत बना हुआ है। एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की मदद करने के लिए एक प्रमुख चिकित्सा है, सीधे उनके काम पर आधारित है। सिखाने योग्य चरणों में तोड़ता है और प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए पुरस्कारों का उपयोग करता है। यह दुनिया भर में हजारों बच्चों की जीवन को बेहतर बनाने में बेहद सफल रहा है। स्किनर का काम हमें याद दिलाता है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं। एक सकारात्मक और सहायक वातावरण सीखने और विकास को बढ़ावा दे सकता है। एक नकारात्मक या दंडनीय वातावरण भय और परिहार को जन्म दे सकता है। स्किनर ने सामाजिक सुधार के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की। अपराध और युद्ध जैसी समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहार के विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। यह एक आशावादी दृष्टिकोण था।
हालांकि कुछ लोगों के लिए यह भयावह रूप से नियंत्रित करने वाला भी था। क्या एक पूरी तरह से डिजाइन किया गया समाज वास्तव में मानवीय होगा? यह वो नैतिक दुविधा है जो स्किनर के काम के केंद्र में है। स्किनर ने खुद को एक सामाजिक आविष्कारक के रूप में देखा। वो ही है, व्यवहार को समझना नहीं चाहते थे, वह इसे बेहतर बनाना चाहते थे। और इसी अंतिम पुस्तक अपॉन फर्दर रिफ्लेक्शन उनके जीवन और काम पर निबंधों का एक संग्रह है। इसमें वह अपने आलोचकों को जवाब देते हैं और अपने दृष्टिकोण के महत्व की पुष्टि करते हैं। स्किनर ने हमें व्यवहार को देखने का एक नया तरीका दिया। उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है, अक्सर उन तरीकों से जिन्हें हम पहचानते भी नहीं हैं। वीडियो गेम में अंक और पुरस्कार प्रणाली क्रिया प्रसूत अनुबंधन का एक आदर्श उदाहरण है। सोशल मीडिया पर लाइक और शेयर भी सामाजिक सुदृढ़ीकरण के रूप में कार्य करते हैं। हर अधिसूचना एक छोटा सा पुरस्कार है जो हमें और अधिक पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार स्किनर के विचार डिजिटल युग में भी जीवित और प्रासंगिक हैं। उन्होंने व्यवहार के विज्ञान की नींव रखी जिस पर आज भी निर्माण किया जा रहा है। स्किनर का अंतिम लक्ष्य मानव जाति की भलाई में सुधार करना था। उनके तरीके विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उनके इरादे नेक थे। वह एक ऐसे भविष्य में विश्वास करते थे जहां विज्ञान का उपयोग एक बेहतर, खुशहाल और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए किया जा सकता है। स्किनर ने व्यवहार को आकार देने में पर्यावरण की भूमिका पर जोर दिया, जिसे उन्होंने उत्तेजना प्रतिक्रिया मॉडल से आगे बढ़ाया। उन्होंने तर्क दिया कि जीव केवल निष्क्रिय रूप से उत्तेजनाओं का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि वे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं के परिणाम भविष्य के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। यह क्रिया प्रसूत व्यवहार और पावलोव के प्रतिवादी व्यवहार के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। व्यवहार को बदलने का एक अक्षम तरीका है। भय अक्सर चिंता और आक्रामकता जैसे अवांछित दुष्प्रभावों को जन्म देता है। उन्होंने विलुप्त होने एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया का भी वर्णन किया, जहां पुनर्बलन की कमी के कारण व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि लीवर दबाने से चूहे को भोजन मिलना बंद हो जाए तो वह अंततः लीवर दबाना बंद कर देगा। इन्होंने अंधविश्वासी व्यवहार सुपरस्टिशियो बिहेवियर का भी प्रदर्शन किया। में उन्होंने कबूतरों को नियमित अंतराल पर भोजन दिया। कबूतरों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि भोजन मिलने से ठीक पहले वे जो भी कर रहे थे यह आकस्मिक पुनर्बलन और मानव अंधविश्वासों के बीच एक समानता को दर्शाता है। स्किनर का मानना था कि आत्मनियंत्रण भी बाहरी चरों का एक कार्य है। हम अपने व्यवहार को अपने पर्यावरण को संशोधित करके नियंत्रित करते हैं। स्किनर की मृत्यु के बाद भी उनका काम व्यवहार विश्लेषण के क्षेत्र में प्रभावशाली बना हुआ है। जर्नल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर और जर्नल ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जैसे प्रकाशन उनके द्वारा शुरू की गए शोध को जारी रखते। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो मानव स्थिति को सुधारने के लिए विज्ञान की शक्ति में गहराई से विश्वास करते थे। स्किनर का नाम हमेशा सीखने और व्यवहार को आकार देने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा।